हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका द अवेयरनेस पोस्टर में। देखिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कम्प्रिहेंसिव बैच फॉर आरओ, यूपीआरओ और साथ ही साथ यूपीपीसीएस 2024 के लिए। और आज का जो लेक्चर होगा वो डिपेंड होगा टोटली हिस्ट्री पे। और हम कोशिश करेंगे कि सारे जितने भी जीएस के सिलेबस में है, सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह। तो अभी हमारा जो फोकस होगा ना, वो टोटली होगा प्री पर। और प्री में चूंकि थोड़ा सा फैक्ट की डिमांड ज़्यादा होता है, इसलिए हम फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे। लेकिन फैक्ट जो हम देखेंगे वो कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे ताकि जब 2 महीने बाद जब हम मेंस के लिए शुरू करें, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और विस्तार करके और फैक्ट को इसी में एडजस्ट कर देना है, ताकि चीज़ें कंप्लीट लगे और सीक्वेंस से लगे, है ना। तो और अभी मैं इसका नोट्स नहीं दे रहा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं की कोशिश ये करूँगा कि जैसे जैसे मैं लेक्चर डेली कंप्लीट करा के, और सुबह लेक्चर होगा और शाम को उसका पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हर टॉपिक का जो जिस दिन जो पढ़ाया जाएगा, सुबह लेक्चर और शाम को पीडीएफ। लेकिन पीडीएफ तभी मिलेगा जब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि जब अगर मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं कैसे जानूंगा कि पीडीएफ की ज़रूरत है कि नहीं, है ना। तो आज है हिस्ट्री का टॉपिक और हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे कि जो प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जो ज़्यादातर बेस्ड है वो खुदाई, और खुदाई के समय जो साक्ष्य मिले हैं उसमें, और जो थोड़ा बहुत भारतीय और विदेशी साहित्यों के जो विवरण रहे हैं, उनमें जो विवरण पाया गया है उस पे, उनके आधार पर वो इतिहास लिखा गया है। तो कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य पे आधारित हैं, वो खुदाई वाले साक्ष्य पे आधारित हैं। कुछ ऐसे हैं जो साहित्य पे भी आधारित हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप बहुत पहले से थोड़ा आगे निकलते जाओगे तो चीज़ें थोड़ी 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 डेवलप होती गई हैं। तो उस हिसाब से हमें साक्ष्य मिलते गए हैं, और उस हिसाब से हिस्ट्री का जो समझने का नज़रिया था वो भी बदलने लगा है। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या क्या रहे हैं। उसके बाद इन सब टॉपिकों को हम डिटेल में देखेंगे, टॉपिक वाइज, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। अ, ये आरओ और यूपीपीसीएस को ध्यान में रख के मैं लेक्चर ले रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम जानेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि प्राचीन भारतीय स्रोत क्या है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। तो अब इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। ओके। तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या हो सकते होते हैं। पुरातात्विक स्रोत अभिलेख हो सकते हैं, जो प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख जो पाषाण शिलाओं, स्तंभ, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर जो लिखी गई थी। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या शामिल है। पुरातात्विक स्रोत में शामिल है जैसे अभिलेख, ठीक। उसके बाद जो स्मारक उस समय थे, और उसमें जो भवन थे, वो सब शामिल हैं। और साथ ही साथ उस समय जो सिक्के चलते थे, पुरातात्विक मतलब जो पुराने खुदाई के रूप में जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कह दिया जाता है। तो एक तो अभिलेख हो गया, दूसरा स्मारक हो गया, तीसरा सिक्का हो गया, और उस समय कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। और उसके बाद चित्रकला जो गुफाओं में मिले हैं, है ना। उसके बाद और क्या हो सकता है। मुहरे, है ना। मुहरे और सिक्के में क्या अंतर है, ये हम बाद में बढ़े। सिक्के खासतौर से ये इकोनॉमिक पर्पज से यूज होते थे, है ना। इनका पर्पज था टोटली इकोनॉमिक। और इनका पर्पज क्या था, एक तो ये पहचान कि ये भाई ठप्पा लगा देना, मोहर लगा देना कि ये इस राजा की पहचान है। और साथ ही साथ कुछ मोहरे पहनने के लिए भी यूज होते थे। और कुछ मोहरे इकोनॉमिक पर्पज से भी यूज होते थे, जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे। तो इनको हम अभी नहीं देखेंगे, बस अभी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करें भारतीय इतिहास के स्रोत में। हम चीज़ों को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग कैसे उनको देख सकते हैं। तो बस हमारी आज की कोशिश वही है। तो हम उसको पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पुरातात्विक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत में बांटते हैं। और जो पुरातात्विक स्रोत में हमारा आ जाएगा अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला और मोहरें, ठीक। और साहित्यिक स्रोत को आप दो वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे पहला तो जो भारतीय साहित्य थे,
है ना। भारतीय साहित्य रहे थे कुछ, ओके। और दूसरा क्या था, विदेशी साहित्य था। जो विदेशों से लोग यहाँ पे आते थे ट्रेवल करने, जैसे विंसाउन वगैरह हो गया, फाहियान वगैरह हो गए, मेगस्थनी वगैरह हो गए, टॉलमी वगैरह हो गए। तो इन्होंने प्राचीन भारत के बारे में क्या लिखा है, तो उनके साहित्यों से हमें थोड़ी बहुत भारत की जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ भारतीय साहित्य जो हुए हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथों में जो लिखा गया, जैन ग्रंथों में जो लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथों में जो लिखा गया, तो उससे भी हमें उस समय की परिस्थितियों का जानकारी मिलती है ना। अब इसको हम और आगे बढ़ते हैं। भारत, ठीक, हमने साहित्य को बांटा किसमें, एक तो भारतीय में बांटा और दूसरा बांटा विदेशी साहित्य में, है ना। तो भारतीय साहित्य को आप तीन वर्गों में बांट सकते हैं। पहला कि धार्मिक साहित्य, है ना, और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जो धर्म के लिए नहीं लिखे गए थे। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्म को ये जो लिखे गए थे ये धार्मिक ग्रंथ थे, ये धर्म के बारे में लिखे गए थे, धर्म से जुड़ा हुआ चीजें था। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता था ये जो लिखे थे इनका धर्म से कोई संबंध नहीं था, ठीक। ये राजनीतिक चीजें हो सकती है, उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में हो सकता है, उस समय के शासन राजा के जीवनी के बारे में हो सकता है, ये सब चीजें, ठीक। और एक दक्षिण का अलग से साहित्य है जिसे हम संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य से विशेषतः कहाँ की जानकारी मिलती है, हमारे दक्षिण भारत की, ओके। और विदेशी साहित्य में आप इसको बांट सकते हैं, जो उस समय के मूल विदेशी जो भारत में आए हैं उसको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे पहला जो यूनान से आए थे, और यूनान और रोम के जो लेखक आए थे उन्होंने क्या लिखा है भारत के बारे में। और दूसरा चीन से जो आए थे उन्होंने क्या भारत के बारे में लिखा है। और तीसरा अरब के लोग जो आए थे उन्होंने क्या लिखा भारत के बारे में, ठीक। तो साहित्य को हम भारतीय और विदेशी में बांटने के बाद भारतीय साहित्य को हम धार्मिक, गैर धार्मिक और संग्रह साहित्य में बदल सकते हैं, बांट सकते हैं। और जो विदेशी साहित्य है वो जो अलग अलग दिशाओं से लोग आए थे, जैसे यूनान से जो लोग आए उनके साहित्य में क्या लिखा गया, चीन से जो आए उनके साहित्य में क्या लिखा गया, और अरब से जो आए लोग उन्होंने क्या लिखा भारत के बारे में। तो इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमको याद करने में आसानी रहे। जैसे कभी कभी पूछता है कि किसी का नाम दे देगा टॉलमी, ये कहाँ के निवासी थे, ठीक, तो ये यूनान के थे। तो इस तरह से कैटेगरी को कैटेगराइज करने में, लिखने लिख के पढ़ने समझने में आसानी होगी आपको, है ना? अब देखिए, अब जो धार्मिक साहित्य है ना इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने क्षेत्र में, तो तीन भाग में। क्यों, क्योंकि प्राचीन समय में भारत में महत्वपूर्ण तीन ग्रंथ थे, तो सॉरी, प्राचीन समय में भारत में महत्वपूर्ण तीन धर्म थे। पहला तो एक ब्राह्मण धर्म था, है ना, ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म जो आज का धर्म है हमारा हिंदू धर्म जिससे प्रेरित है। और दूसरा था बौद्ध धर्म, और तीसरा था जैन धर्म। तो उस अगर धार्मिक साहित्य देखेंगे तो धार्मिक साहित्य को प्राचीन भारत में जितने जो धर्म थे उनसे संबंधित जो साहित्य लिखे गए हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो ब्राह्मण धर्म था, तो जो साहित्य ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म से लिखे लिखे होंगे उनको ब्राह्मण साहित्य कहेंगे। और जो ग्रंथ लिखे गए होंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, उससे भी हमें भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो उन्हें कहेंगे बौद्ध साहित्य। और जैन साहित्य जो जैन से संबंधित लिखे गए होंगे। आइए कुछ देखते हैं पहले ब्राह्मण साहित्य के बारे में, है ना। तो ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से थे, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अगर आप ब्राह्मण साहित्य को फिर से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे मैं बात बताता हूँ आपको, इसको एक तो आपको वेद बारे में पता है, ठीक, ये प्राचीन ब्राह्मण साहित्य है जो भारतीय इतिहास की जानकारी देता है। उसके बाद हर वेद के अपने ब्राह्मण हैं, यानी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसके बाद अरण्यक है, क्या है, अरण्यक है, ओके। अरण्यक के बाद आपका आ जाएगा उपनिषद, उपनिषद के बाद आपका आ जाएगा वेदांग, और वेदांग के बाद आपका आ जाएगा उपवेद, है ना। उपवेद के आपके बाद आ जाएगा षड दर्शन, जो आपने देखा होगा, सांख्य योग वगैरह, क्या आ जाएगा, षड दर्शन, छह दर्शन जो है महत्वपूर्ण। उसके बाद आप आ जाएगा महाकाव्य। महाकाव्य ये क्या है, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये भी प्राचीन भारत में लिखे गए ना। और उसके बाद आपका आ गया पुराण, उसके बाद आ गया स्मृति, है ना। तो ये सब इतनी चीजें हैं जो आपको जाननी होगी। अब ये कैटेगराइज कर लेना, थोड़ा सा याद करने में आसान होगा कि ब्राह्मण साहित्य में वेद शामिल है, ब्राह्मण ग्रंथ शामिल है, अरण्यक शामिल है, उपनिषद शामिल है, वेदांग शामिल है, उपवेद शामिल है, षड दर्शन शामिल है।
महाकाव्य शामिल है, पुराण शामिल है, स्मृति शामिल है। अब वेद कितने हैं हमारे पास? तो हम 4 वेदों को जानते हैं। जैसे एक हो गया हमारा ऋग्वेद, और क्या हो गया? यजुर्वेद हो गया, और क्या हो गया? सामवेद हो गया, और क्या? अथर्ववेद। देखिए इसको हम ना एक-एक करके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको कैटेगराइज़ कर रहे हैं, इसलिए हमको ये चीज़ याद करना ज़रूरी है। इसी तरह कुछ अगर आप ब्राह्मण ग्रंथों के नाम जानना चाहेंगे, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। उसके बाद एक आपका हो सकता है कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, और एक सकता है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, है ना? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय, कौशितकी और गोपथ ब्राह्मण, ये कुछ ब्राह्मण ग्रंथ के उदाहरण हो सकते हैं। अरण्यक ग्रंथ की बात करेंगे, अरण्यक की बात करेंगे, तो इसमें हम आपको जैसे हम तैत्तरीय देख सकते हैं, तैत्तरीय देख सकते हैं, और मैत्रायणी देख सकते हैं, और देख सकते हैं ऐतरेय, अरण्यक ग्रंथ देख सकते हैं, और हम और भी कई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इतना ही उदाहरण के तौर पे देखेंगे। और उपनिषदों में आप देख सकते हैं, एक है छांदोग्य उपनिषद, और कठ उपनिषद, और बृहदारण्यक उपनिषद, और शतपथ 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 सॉरी, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ को ब्राह्मण ग्रंथ में रखेंगे, ओके। और वेदांग में आप देख सकते हैं कि ये भी हम बताएंगे कि वेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अर्णक क्या है, उपनिषद क्या है, वेदांग क्या है, ये हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हम बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो वेदांग में शिक्षा आ गया, उसके बाद कल्प आ गया, उसके बाद व्याकरण आ गया, उसके बाद निरुक्त आ गया, है ना? साथ ही साथ छंद आ गया, और ज्योतिषी जो है हमारा, ज्योतिषी विद्या, ये भी किसमें आएगा? वेदांग में आएगा। अब इसी तरह अगर हम उपवेद की बात करेंगे, हमने वेदों की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं उपवेदों की। तो उपवेद में हमारा आ जाएगा, एक आ जाएगा आयुर्वेद, आयुर्वेद, और धनुर्वेद, ठीक, आयुर्वेद, धनुर्वेद, और एक आ जाएगा हमारा गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, और उसके बाद आएगा शिल्प वेद, ठीक, शिल्प वेद। तो ये सब हमारी क्या क्या है? उपवेद हैं। अगर अब हम षड्दर्शन की बात करेंगे, तो हम अगला पेज लेते हैं। अब हम अगर षड्दर्शन की बात करेंगे, तो षड्दर्शन में हमारा क्या क्या आ जाएगा? 6 दर्शन जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें आएंगे, उसी के नाम पे उसको पढ़ा है, 6 दर्शन। तो हमारा एक आ जाएगा सांख्य दर्शन आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा योग दर्शन आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा न्याय दर्शन आ जाएगा, और आ जाएगा हमारा वैशेषिक, अगला एक आ जाएगा पूर्व मीमांसा, और एक आ जाएगा उत्तर मीमांसा, ठीक। तो ये हमारे 6 दर्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये हमारे 6 दर्शन हैं। और अब बात करेंगे हम अगर हमारे महाकाव्य के बारे में, तो महाकाव्य में हमारा आ जाएगा रामायण और महाभारत, ठीक। उसके बाद अगर हम पुराणों की बात करेंगे, पुराणों की बात करेंगे, तो इसमें एक आ जाएगा विष्णु पुराण, और एक आ जाएगा भागवत पुराण, भागवत पुराण, भागवत पुराण, और अगला आएगा शिव पुराण, और एक है गरुड़ पुराण। है तो और भी, लेकिन कितना याद करेंगे, है ना? तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, तो उसको समझते हैं। उसके बाद आप जब स्मृति की बात करेंगे, तो स्मृतियों में हमारे पास है मनुस्मृति, और नारद स्मृति, याज्ञ याज्ञ वल्क्य स्मृति, ओके। तो मनुस्मृति थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताता है। तो ये चीज़ें हो गई, ओके। अब जैसे हमने अभी ये चीज़ें पढ़ा, प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत के बारे में देख रहे थे, तो हमने पुरातात्विक स्रोत
तो थोड़ा सा देखा कि क्या क्या इसमें शामिल होंगे, जैसे अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, कला। उसके बाद हमने साहित्य स्रोत के बारे में पढ़ा, इसमें भारतीय साहित्य भी है और वैदिक साहित्य भी है। तो भारतीय साहित्य को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य। और धार्मिक साहित्य को हमने डिवाइड किया किस में, ब्राह्मण और बौद्ध और जैन में। और ब्राह्मण बौद्ध जैन के ग्रंथों में हमने अभी देखा, अभी तक हमने ब्राह्मण साहित्य के बारे में देखा कि वेद की क्या है, कौन कौन से हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, आरण्यक कौन कौन से हैं, उपनिषद कौन कौन से हैं, वेदाग कौन कौन से हैं, और उपवेद, षड्दर्शन और पुराण और महाकाव्य। अब हम देखते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में देखेंगे तो एक तो आपका इसमें आ जाएगा पीटक। ठीक, इसमें आ जाएगा पीटक। पीटक को आप तीन तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 है। एक तो है कौन सा आपका सुत्त पीटक, सुत्त पीटक, और दूसरा है विनय पीटक, और तीसरा है अभिधम्म पीटक। क्या है? अभिधम्म पीटक। ये बौद्ध साहित्य है ना, पीटक। और अगला है मिलिंद पन्हो। ये सब क्या है ना, इस सब आगे पढ़ेंगे हमें बहुत अच्छे से, जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे। अब इसको तो नहीं, हम नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना जानकारी प्राचीन इतिहास को समझने की जरूरी है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उतना हम इसको पढ़ेंगे। मिलिंद पन्हो, और आ गया आपका बुद्ध चरित्र। देखिए कई सारे बौद्ध साहित्य बहुत सारे हैं, तो इनको हम जरूरत के हिसाब से आगे वो जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में देखते जाएंगे कि इसकी जानकारी इस बौद्ध साहित्य से मिलती है। लेकिन ऐसे लिस्ट बना के अभी अभी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि बहुत फिर सारा एक लेक्चर इसी पे चला जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर होगा ना कि अगर हम उसको उस पर याद देखेंगे, टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, चीज़ें याद भी होंगी और ये समझना भी याद होगा कि हाँ इसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। एक और है इसमें दिव्यावदान। ठीक, तो कई सारे हैं। तो अब इसी तरह अगर हम जैन ग्रंथ को देखें, अगर जैन ग्रंथों में तो सबसे पहला जैसे एक परिशिष्ट प्रवर्तन है, परिशिष्ट पर्वन है, और भद्रबाहु चरित्र है, भद्रबाहु चरित्र है, और भगवती सूत्र है ना, और कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र है। देखिए अब ये चीजें, कुछ चीजें तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि अगर कोई क्वेश्चन में ही ऐसे क्वेश्चन ही आ जाए कि परिशिष्ट प्रवर्तन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आ जाएगा कि जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, या ब्राह्मण धर्म से, ये है ना, तो या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आए हैं क्वेश्चन इससे पहले भी। तो अब मैं यहाँ पे जितना आपको लिखा हूँ ना, तो आप कोशिश करिए, ये तो साथ साथ लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और उसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें अलग हो जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा आपको ये आइडिया रहेगा ना कि ये किस धर्म से जुड़ा है, तो ये तो आपका एक फैक्ट तैयार होगा। दूसरा, आगे चल के जब हम समझाएंगे कि ये चीज़ इसमें लिखा था, तो आप समझ पाएंगे अच्छा हाँ उसमें जैन धर्म था, ये वगैरह वगैरह। ठीक, तो कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ें आपको कैटेगराइज करके याद होती चलें। ओके, तो हमने अभी तक धर्म साहित्य के बारे में पूरा देख लिया। अब हम देखने वाले हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य के कुछ कुछ उदाहरण। तो हमने देखा धर्म, अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करेंगे तो इसमें कई सारे हैं, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, इसको किसने लिखा था? कौटिल्य ने। उसके बाद राजतरंगिणी हो गया, राज तरंगिणी, इसको किसने लिखा था? कल्हड़ ने। उसके बाद एक और आ जाएगा आपका अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था पाणिनि ने। ये लेखक है और ये साहित्य है, ये यानी कि बुक्स हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, पहली बात ये है ना, किसी धर्म से संबंधित नहीं है चीज़ें, ये उस समय की आर्थिक सामाजिक स्थितियों के बारे में लिखा गया है, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है उस समय की। और तो ये चीज़ ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि कौन सी पुस्तक किसने किसकी लिखनी है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा मुद्रा राक्षस, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है विशाख दत्त ने। ओके, तो और अगला आप देखेंगे तो इसको तो जानते होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम,
अभिज्ञान शाकुंतलम कौन लिखा है? इसको तो पता ही है सबको, कालिदास जी हैं। उसके बाद अ, इनकी और सारी भी हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मालवी, मालवी, कागनी, मित्रम, ये भी कालिदास जी की है। और इनकी एक है रघुवंश, ये भी कालिदास जी की है। और इनकी एक है मेघदूत। ये सब कुछ इनके नाटक हैं, जिससे उस समय की, अब नाटक आज की जो मूवियाँ बनती हैं वो आज की परिदृश्य के हिसाब से बनती है ना। जो भी उसमें दिखाया जाता है, चाहे प्यार मोहब्बत दिखाया जाए, चाहे लड़की लड़का भाग के शादी करना दिखाया जाए, चाहे मारपीट दिखाया जाए, और मारपीट का जो तरीका दिखाया जाता है, गोला बारूद बंदूक है ना। तो आज की मूवियाँ दिखाती है ये सब आज के समाज में है। भले वो काल्पनिक है, पर वो कहानी काल्पनिक है, काल्पनिक है, पात्र काल्पनिक है, लेकिन स्थितियाँ तो आज की हैं जो उसमें दिखाई जाती है ना। वैसे ही बिल्डिंग्स बनती हैं, वैसे ही सब कुछ, रहन सहन, सारी चीज़ें हैं। तो इन सब में नाटक में भी जो कालिदास जी ने लिखे हैं, तो जो भी इसमें फिल्माया दर्शाया गया होगा, फिल्माया नहीं, जो भी इसमें दर्शाया गया होगा परिस्थितियाँ, तो वो कहीं ना कहीं उस समय के समाज से ही प्रेरित होगा, है ना। तो ये सब आप, ये किताबें आप ध्यान रखना कि अर्थशास्त्र कौन लिखा है, कौटिल्य ने, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। और राजतरंगी किसने लिखा है, कल्हड़ ने। अष्टाध्यायी कौन लिखा है, पाणिनि ने। और मुद्रा राक्षस कौन लिखा है, विशाखदत्त ने। अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविक अग्निमित्र, रघुवंश, मेघदूत, ये किसने लिखा है, कालिदास जी ने। उसके बाद और धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें तो एक आप कह सकते हैं, एक हर्षचरित। हर्षचरित क्या था, अब ये राजा की जीवनी है, हर्षवर्धन की, है ना। तो इसको किसने लिखा था, वाण भट्ट ने। एक, इसको वाण भट्ट ने लिखा था। और इनकी वाण भट्ट की एक किताब और है जिसे हम कहते हैं कादम्बरी, है ना। तो कादम्बरी और हर्षचरित किसने लिखा था, वाण भट्ट ने। ठीक। अब अगर थोड़ा सा हम संगम साहित्य की बात करें ना, ये संगम साहित्य की बात करें अगर, संगम साहित्य की बात करें तो इसमें कुछ संगम साहित्य हैं, जैसे याद कर लेना इसको, जैसे है तिरुकुरल, तिरुकुरल, एक है तिरुकुरल, और एक है शिल्पा, शिल्पाधिकारम, और एक है मणिमेखले, मणिमेखले, और एक है जीवक चिंतामणि। ये इसमें क्या था, ये हम आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कहानी देंगे ये सबका, तो ये अपने आप चीज़ों आपको याद आ जाएंगी। ठीक। तो ये सभी जो कहानियाँ महाकाव्य लिखे गए हैं, कहानियाँ और महाकाव्य लिखे गए हैं, इन सभी कहीं ना कहीं उस समय दक्षिण भारत में क्या चल रहा था, प्राचीन प्राचीन भारत में क्या स्थिति थी, तो उसकी हमको जानकारी मिलती है। ठीक। तो हमने अभी तक देखा भारतीय साहित्यिक स्रोत के बारे में, और साहित्यिक स्रोत में हमने ब्राह्मण देख लिया, मतलब धार्मिक ग्रंथ देख लिए, जिसमें ब्राह्मण साहित्य के ग्रंथ शामिल थे, बौद्ध साहित्य ग्रंथ शामिल थे, और जैन धर्म के। और साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी देख लिए, और संगम साहित्य देख लिए। अब अगला हमारा जो था वो था विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य की हम किताबें रटने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन व्यक्तियों का नाम याद करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, जिन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा, है ना। जो भारत आए और अपने साहित्यों में भारत के बारे में लिखा। तो याद करने को तो आप ढूंढ को याद कर सकते हैं, पर मुझे लगता है उतना कॉस्ट बेनिफिट उतना होगा नहीं इसका। बल्कि बेहतर होगा कि आप उनके राइटरों का नाम लिख लीजिए, जो विदेशी साहित्य जो लिखे हैं और जिन्होंने भारत को उल्लेख किया है, उन राइटरों का नाम लिखिए, ताकि क्योंकि ये मेंस में भी कोट करने में आता है कि मेरे ने ऐसा कहा है, फाहियान ने ऐसा कहा है, अल्बर्नो ने ऐसा कहा है ना। तो अगर आप विदेशी साहित्य की बात करेंगे तो विदेशी जो लेखक थे उनको हम उनके क्षेत्रों के हिसाब से उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ से आए थे। तो एक जो यूनान से आए थे, और रोम से आए थे, और एक वर्ग वो था जो चीन से आए थे, और एक वर्ग जो आया था वो अरब से आए थे, अरब कंट्री से आए थे। तो यूनानी से आए वो कौन कौन से लेखक थे, तो एक हो गया मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ से आया था, यूनानी था। टॉलमी हो गया, और हो गया हेरोडोटस, हेरोडोटस, इतिहास का पिता माना जाता है ये। और एक माना जाता है, और एक है नियार्कस, और एक है अरिस्टोबुलस। तो मेगास्थनीज, टॉलमी, हेरोडोटस, नियार्कस और अरिस्टोबुलस, ये यूनानी लेखकों में शामिल होंगे। और चीनी लेखकों में बात करेंगे तो मुख्यतः इसमें तीन है, एक है फाहियान, और दूसरा है वेनसोंग, और तीसरा है
इत्सिंग। क्या है? इत्सिंग। तो चीनी लेखकों में फाहियान है, विंसोंग है और इत्सिंग है। उसके बाद अरबी लेखकों में देखेंगे तो इनका है, ये एक है अल सुलेमान और दूसरे हैं अलबर्नी जी, अलबरूनी। और अगले जो अरब लेखक है वो है अल मसूदी, अल मसूदी। और उसके बाद है मार्को पोलो, मार्को पोलो और इब्न बतूता, इब्न इब्न बतूता, है ना? गाना तो सुना ही होगा। तो ये आपका जो साहित्यिक स्रोत था वो कंप्लीट हो गया। ये आपका साहित्यिक जो स्रोत था वो हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया है और इसको याद कर लेना है हम सभी को। और एक बच गया है पुरातात्विक। तो पुरातात्विक, अब ऐसे लिस्ट बना के याद, इस किताबों का नाम इसलिए मैंने दिया इन सब का क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो इसलिए मैंने इनको कोशिश किया कि एक बार लिख के इसको मैं चाहता तो एक चार्ट बना के यहाँ पे टाइप करके जैसे लिख सकता था, लेकिन उसमें क्या होता ना, चीज़ें याद नहीं होती। अब ऐसे आपने चीज़ों को थोड़ा सा, इसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पे ज़्यादा पड़ेगा और चीज़ें याद रहेंगी काफ़ी समय तक। तो आप चाहें तो इसका एक चार्ट फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको कुछ देर में पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये सब चीज़ें उसमें आपको रहेंगी। ओके। ओके, तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।